एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा देखिए जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट दिसंबर में होने वाला है और हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे आज यूनिट 8 में आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि हमने कहा था पहले थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड यूनिट और फिर इसके बाद जो थ्योरी क्लासेस हैं वो फोर्थ की मैंने ली थी, क्योंकि जिनमें थ्योरी है उसी को पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह है उन सब का रिवीजन करना है, उनकी थ्योरी कुछ नहीं है। ठीक है, थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी, हमें उनको रिवीजन करना है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो वो हम बाद में करेंगे, एक साथ सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी इकट्ठे। मतलब आपके लिए मैं टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। लेकिन अभी हमारी जो थ्योरी क्लासेज हैं तो वो थ्योरी जो यूनिट है उन्हीं की पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यूनिट हम पढ़ चुके हैं, जो नहीं उनको बता देती हूँ, है ना। और इसके बाद हमारी आज यूनिट 8 यहाँ पर शुरू होने वाली है। यूनिट 8 की हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। यूनिट 8, 9 और 10 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको नेट निकालना है तो अगर आपने बीच वाली यूनिट पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं भी पढ़ पाए, जिनका मैथ कमज़ोर है, कई बार वो बीच वाली यूनिट जो होती हैं रीजनिंग की या फिर मैथ्स की या डीआई की, उनको थोड़ा कोशिश करते हैं उनसे बचने की। वैसे हमें बचना नहीं है, करना तो सब कुछ ही है। एक एक जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी ये जो 5 यूनिट हैं, जो अभी हम 3 पढ़ चुके हैं और अभी हम 3 पढ़ने वाले हैं, 6 यूनिट होगी। एक जो कंप्रेंशन वाली आती है उसमें तो पैसेज आता है और उसमें से 5 क्वेश्चन, वो तो मतलब फ्री के ही नंबर है 5, तो उसमें तो आप टेंशन लेना ही नहीं, है ना। उसको भी हम कर लेंगे बाद में। और बाकी 8, 9 और 10 यूनिट अब हमारी शुरू होने वाली है। ठीक है, इनको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते भी हैं और मतलब बहुत ये थ्योरी बेस्ड है, तो एक बार में ही समझ में आ भी जाती हैं चीज़ें। बस इसमें थोड़ा सा आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है, और इसीलिए मैं इसको पहले पढ़ा रही हूँ ताकि आप बार बार इनको जो नोट्स हैं उनको पढ़ लें। अगर आपको नोट्स इनके साथ में पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लास्ट वाली वीडियोज़ की फर्स्ट पेपर की अभी मैंने नहीं डाली, कल का प्रॉमिस किया था। प्लीज़ मतलब सॉरी भाई, मैं कल नहीं कर पाई, कल संडे था और आप जानते ही हैं बच्चे होते हैं घर में और बस कर ही नहीं पाती। तो इसीलिए मैं आज ज़रूर डाल दूँगी, अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में ही। ठीक है, आपको वो भी पीडीएफ मिल जाएंगी फर्स्ट सेकंड फोर्थ यूनिट की, और ये भी मिल जाएंगी, तो उसके लिए क्षमा कर देना। बाकी मुझे अपना वादा और अपनी चीज़ें सब याद रहती हैं, भूलने वालों में से नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत बिल्कुल एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, इस तरह से पढ़ना। और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो जिन्होंने नहीं किया है। जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं ना, मुझे पता है वो भी सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब है, सब कुछ बता देता है। तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान दें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, एक एक वीडियो को बनाने में कई कई घंटे लगे जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन बेस्ड ही हैं। सूचना को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये सूचना संचार तकनीक क्या होती है। तो सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने और उसमें सुधार करने, उसे प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त तकनीक को सूचना तथा संचार तकनीक कहा जाता है। ठीक है, तकनीक किसे कहते हैं, संचार या सूचना तकनीक क्या होता है। तो सूचनाओं को एकत्र करने, उन्हें संग्रहित करने, उन्हें सुधार करने, फिर प्रसारित करने के लिए जो तकनीक प्रयुक्त की जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, सूचना तथा संचार तकनीक बोला जाता है। आगे देखते हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। सूचनाओं का संप्रेषण संचार कहलाता है। ठीक है, सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार प्रणाली के 3 अवयव होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर तथा संचार चैनल। ठीक है, ट्रांसमीटर, रिसीवर तथा संचार चैनल, ये 3 क्या होते हैं, संचार प्रणाली के अवयव होते हैं। ट्रांसमीटर देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसमीटर संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से संपर्क करता है। जो ट्रांसमीटर होता है ये संदेश सिग्नल को चैनल के माध्यम से क्या करता है, संपर्क करता है। रिसीवर की हम बात करें तो रिसीवर भेजे गए सिग्नल में से शोर को अलग करता है। क्या करता है, शोर को अलग करता है तथा सॉरी भाई ये संकेत है, ये संकेत का संकट लिख जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता। संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश को उपलब्ध कराता है। ठीक है,
जो रिसीवर होता है वो भेजे गए सिग्नल में से क्या करता है, शोर को अलग कर देता है ना, जैसे दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर देता है, तथा संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश को उपलब्ध कराता है। मतलब जो भी उसमें संकेत में कुछ अनर्गल चीज़ें हैं, शोर है, कोई बाधा उसमें आ रही है, तो उसको हटा देता है और जो संदेश, जो मेन संदेश है उसको उपलब्ध करा देता है। ये रिसीवर का काम होता है। ठीक है। संचार के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण। ठीक है। संचार के दो प्रकार यहाँ पर बताए जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण। पॉइंट टू पॉइंट संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है, जैसे मोबाइल संचार। ठीक है। एक ही ट्रांसमीटर होता है पॉइंट टू पॉइंट में और एक ही रिसीवर होता है। प्रसारण नामक जो संचार होता है उसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, लेकिन अनेक रिसीवरों के बीच में संपन्न होती है ये प्रक्रिया। ठीक है। इसमें ट्रांसमीटर तो एक ही रहता है लेकिन रिसीवर कई होते हैं, जैसे कि रेडियो टेलीविज़न संचार, ये प्रसारण कहलाता है। ठीक है। सिग्नल क्या होता है, प्रेषण के लिए, किसी संदेश को भेजने के लिए उपयुक्त विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना सिग्नल कहलाती है। ठीक है। बोलते हैं ना टीवी में, फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा भाई, है ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा टीवी नहीं चलता है तो हम कहते हैं सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये प्रेषण के लिए उपयुक्त जो विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना होती है वो सिग्नल कहलाती है। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इसको याद रख लेना। बैंडविड्थ क्या होता है, कोई उपकरण जिस आवृत्ति पर कार्य करता है उस आवृत्ति परास को बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है। कोई उपकरण जिस आवृत्ति पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उस आवृत्ति परास को बैंडविड्थ कहते हैं। ये PYQ है, ये भी ध्यान रख लेना, यहाँ से बनता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है इसको। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के थोड़े से लाभ देख लेते हैं। संचार, देखो आप ना वीडियो को कंप्लीट देखा करो। आपने अगर थ्योरी को बीच में से कहीं भी छोड़ा तो हो सकता है वही चीज़ आपसे पूछ ली जाए, तो आप छोड़ा मत करो किसी भी क्वेश्चन को, या उसको कंप्लीट अगर देखेंगे तभी किसी चीज़ का लाभ मिलता है। इसमें आगे देखना, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल एकदम कंप्यूटर को स्टार्टिंग से समझने के लिए। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं, संचार की तीव्र गति होना, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलना, लागत प्रभावशीलता, सांस्कृतिक अंतर को पाटना संभव हो गया, नए रोजगारों का सृजन करता है, शिक्षा का विकास हो रहा है, व्यापक उपलब्धता। चलते एक बार फिर समझते हैं, संचार की तीव्र गति होना, इस प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं। संचार में जो तकनीकी है उसके लाभ क्या हैं, एक तो संचार कम्युनिकेशन की जो गति है वो फास्ट हो गई है। आप आजकल के फ़ोन या कोई भी मतलब साधन देख लो कम्युनिकेशन के, और पुराने वाले साधन देखो, उनमें फ़ोन में या तो आवाज़ नहीं आ रही है या सिग्नल नहीं आ रहा है ना। टीवी जब चलते तो कैसे एंटीना ऊपर लगे होते थे और उन पर बस जूझते रहते थे बच्चे, आ गया नहीं आया, आ गया, है ना। तो उनकी जो गति थी वो बहुत स्लो थी, और आजकल तकनीकी के इतने लाभ हो गए हैं कि बस उसकी सब चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलने की बात होती है। वैश्वी यानी कि पूरा जो विश्व है ना वो बिल्कुल एक परिवार की तरह बन गया है। पूरे विश्व में हम कहीं भी किसी भी समय कुछ भी से देख सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे मिल जाती हैं, तो ये वैश्वीकरण होता है। लागत प्रभावशीलता यानी कि जो इसमें लागत लगाई गई है वो बहुत ही प्रभावशील है। ठीक है। और सांस्कृतिक अंतर को पाटना संभव हो गया है, मतलब एक दूसरे की संस्कृति तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है अब। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की संस्कृति में अब कोई अंतर नहीं रह गया, मतलब सारे लोग दूसरे की संस्कृति को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और उसको आसानी से समझ लेते हैं। नए रोजगारों का सृजन हो रहा है इस प्रौद्योगिकी के कारण बहुत ज़्यादा। शिक्षा का विकास हो रहा है। शिक्षा अब जैसे कि पहले एक औपचारिक शिक्षा दी जाती थी और आजकल अनौपचारिक शिक्षा भी, जिसमें ना कोई टाइम टेबल है ना कुछ भी है, मतलब आप जानते ही हैं, देखो शिक्षा किस तरीके से बढ़ रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना शिक्षा बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा शिक्षा स्तर थोड़ा गिरता भी जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और व्यापक उपलब्धता मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में ये उपलब्ध है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हानियाँ क्या होती हैं, आप जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहाँ पर किसी चीज़ का लाभ है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी कहीं ना कहीं हानि भी ज़रूर है। बेरोजगारी का बढ़ना, एक तरफ वो कह रहा है कि रोजगारों का सृजन हो रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है इसके कारण। ठीक है। गोपनीयता का भंग होना,
गोपनीयता भंग हो चुकी है। आजकल तो लोग मतलब घर में खाना क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन सा बंदा कब कहाँ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब लोगों की जो गोपनीयता वो भंग हो चुकी है। नौकरी की सुरक्षा का अभाव होना, नौकरी की सुरक्षा का कोई मतलब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। संस्कृति को भी खतरा हो रहा है, एक दूसरे की संस्कृति तक पहुंचना संभव तो है लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को खतरा भी है। ठीक है, आजकल अब आप देख लो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो ही एकदम खतरे में ही चल रही है। खतरे में क्या है, पूरी तरह से समझ लो खत्म ही हो चुकी है। बस एक जो गांव है ना, बस उनमें ही थोड़ी बहुत जो संस्कृति है वो अभी जिंदा है, बाकी तो शहरों ने या बड़े बड़े लोगों ने तो उसको ख़त्म ही कर दिया है। स्मरण शक्ति की कमी हो गई है लोगों को। पहले जो मान लीजिए आप मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो लोग अपने दिमाग पर उस चीज़ पर जोर डालते थे, देने पर, कैलकुलेट करने में, सारी चीज़ों को करने में। लेकिन अब उन्हें दिमाग पर जोर ही नहीं डालना है। देखो आप लोगों को बता दूं, वैसे तो सभी जानते हैं सारी चीज़ें, आप भी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, कि बच्चा जितना ज़्यादा जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको आप कोशिश करें कि वो फ़ोन से मतलब किसी चीज़ का सहारा लेकर के ना पढ़े। अगर उसको कुछ कैलकुलेट करना है तो वो खुद अपने दिमाग से करे। जितना ज़्यादा वो चीज़ों का सहारा लेगा ना उतना ही ज़्यादा उसका जो दिमाग है उसमें जंग लगती चली जाएगी। ठीक है, तो जितना आप दिमाग का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कहते हैं ना निखर के आएगा। और दैनिक जीवन में भी बाधाएं अब आने लगी हैं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, लोगों को देख देख करके लोग गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और उसमें प्रक्रिया करके सार्थक सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सभी जानते हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ है। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। ये कंप्यूटर एक ये उपकरणों का समूह है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम क्या है, यह एक उपकरणों का समूह है जो कंप्यूटर के सुचारू संचालन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये उपकरणों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पूरा सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य अवयव देखते हैं। इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट यह उपयोगकर्ता को प्रोसेसिंग के लिए डाटा या सूचना प्रोसेसिंग यूनिट को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। थोड़ा बहुत तो आपने कभी ना कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको हो सकता है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। आउटपुट यूनिट क्या होता है, ये प्रक्रिया डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये आउटपुट क्या होता है, मतलब देखो इनपुट क्या होता है, जब हम कीबोर्ड वगैरह से या किसी भी चीज़ से कोई टाइप करते हैं तो ये पूरी जो प्रक्रिया वो कहाँ पर होती है, मॉनिटर के अंदर में होती है कि नहीं होती है, या फिर लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो आप, मॉनिटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम कुछ बनाते हैं, कोई फाइल वगैरह या कुछ भी हम अगर कर रहे होते हैं उसमें, तो वो होती है इनपुट। ठीक है, वो इनपुट यूनिट के कारण होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद वो जो आउटपुट, हमें मान लो उसे कोई प्रिंट आउट निकालना है या फिर हमें कुछ उसे डाटा लेना है, तो क्या करती है, आउटपुट के रूप में हमें उपलब्ध करा देता है। स्टोरेज यूनिट क्या होती है, यह डाटा, प्रोग्राम तथा सूचनाओं को स्टोर करता है, यानी कि इकट्ठा करता है एक जगह पर। कंप्यूटर से संबंधित थोड़े से शब्दावली को देख लेते हैं। डाटा किसको बोलते हैं, डेटा या डाटा बोलते हैं, आजकल डेटा बोलते हैं, वैसे डाटा लिखा होता है। अव्यवस्थित आंकड़ा, ये जो तथ्य होते हैं वो डेटा कहलाता है। जब डाटा केवल अंकों में होता है तब यह संख्यात्मक होता है। जब अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों के रूप में होता है तब यह अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसको ध्यान रख लेना। जब ये अंकों, अक्षरों या चिन्हों के रूप में होता है तो इस क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। और जब खाली केवल अंकों में होता है तो ये संख्यात्मक कहलाता है। सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, यह प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित वह उपयोगी डाटा होता है। ठीक है, सूचना क्या होती है, ये प्रोसेसिंग के बाद में व्यवस्थित या उपयोगी डाटा होता है। देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश साथ में लिख दी है क्योंकि ये जो कंप्यूटर है थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड ही है ना, इंग्लिश बेस्ड है, इसलिए इसको इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा कई बार शब्द होते हैं वो हम मतलब हिंदी में नहीं जान पाते और इंग्लिश में हमें पता होते हैं। निर्देश, इंस्ट्रक्शन, निर्देश क्या होता है, उपयोगकर्ता के द्वारा, उपयोगकर्ता का मतलब होता है जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है, कंप्यूटर को दिए गए कमांड निर्देश कहलाते हैं। मान लीजिए हम उसमें, देखो कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता, उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं होता, खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती।
हम उसमें जो भी टाइप करते हैं या जो उसको बताते हैं वो वही काम करता है। तो निर्देश उन्हीं को बोलते हैं, जो हम काम उसको बोल रहे हैं वो वही कर रहा है। प्रोग्राम क्या होता है? किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर का विकास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, यहाँ से अच्छे से आप पढ़ लेना। आपके पास आप नोट्स बना रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए आपको। अगर आपके पास टाइम की कमी है, नोट्स नहीं भी बना रही हैं, तो फिर भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूँगी और आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार में तो ये समझने वाली चीज़ नहीं है। आपको 2-3 बार या तो वीडियो को ही देखना पड़ेगा, या आपके नोट्स होंगे उनसे पढ़ना पड़ेगा, या आप PDF भी पढ़ सकते हैं। तो वर्ष 1642 कंप्यूटर का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। वर्ष 1642, सबसे पहले वर्ष 1642 की बात होती है यहाँ पर। प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्ष 1642 में सबसे पहले गणना करने वाली मशीन, गणना का मतलब आप समझते ही होंगे, कैलकुलेट करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास किया गया था, और वो भी किसके द्वारा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो 1642 बिल्कुल आप याद रखना। आगे देखते हैं, अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वाष्प चालित गणना करने वाली और विश्लेषणात्मक इंजन का विकास किया था। ठीक है, अंग्रेज गणितज्ञ थे। कौन थे ये अंग्रेज? थे चार्ल्स बेबेज। इन्होंने वाष्प चालित यानी कि वाष्प से चलने वाली, भाप से चलने वाली, गणना करने वाली और विश्लेषणात्मक, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। और इन्हीं को ही, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज द्वारा ही डिफरेंस इंजन, ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिफरेंस इंजन का भी विकास किया गया था, ये भी ध्यान रख लेना। डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद आती है बात 1890 की। हरमन हॉलेरिथ के द्वारा पंच कार्ड बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, वर्ष 1890 में हरमन हॉलेरिथ, 1890 में क्या हुआ? हरमन हॉलेरिथ के द्वारा एक पंच कार्ड बनाया गया, जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना। वर्ष 1936, इसके बाद क्या आता है? वर्ष 1936 आता है। 1936 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन का विकास किया गया। ठीक है, एलन ट्यूरिंग के द्वारा क्या किया गया? ट्यूरिंग मशीन का विकास। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। जो आजकल का जो कंप्यूटर चल रहा है, उसकी मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। किस पर? ट्यूरिंग मशीन पर। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। कंप्यूटर का जनक अगर आपसे पूछा जाए, पिता में पूछ लिया जाए, जन्मदाता पूछ लिया जाए, तो वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझा कर, मतलब बिल्कुल जैसे पढ़ाना चाहिए, बहुत ईजीली, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। इसलिए थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, क्योंकि थ्योरी है, पढ़ना थोड़ा सा एक बार में समझ में नहीं आती चीज़ें। तो इसके बाद आता है वर्ष 1944। ठीक है, 44 में आता है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे 2-3 साल पहले स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क फर्स्ट बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पहला जो कंप्यूटर कैलकुलेटर था वो मार्क फर्स्ट, जिसका नाम था, वो बन करके इसमें तैयार हुआ 1944 में। ठीक है, वर्ष 1945 में क्या होता है? वर्ष 1945 में गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन, इसका नाम देख लीजिए यहाँ पर, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। किसकी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा प्रस्तुत की गई। न्यूमैन ने ही बाइनरी नंबर सिस्टम तथा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी दी थी। ठीक है, जो न्यूमैन है उन्होंने बाइनरी नंबर, आप जानते हैं ना बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। और ये सिस्टम इन्होंने ही दिया था, न्यूमैन के द्वारा दिया गया। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। ये 1945 का काम है। ठीक है, फिर आता है 1946। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये एनिएक, इसने नाम सुना होगा, एनिएक के नाम से इसे जानते हैं। इसका निर्माण हुआ
ई इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल, आई इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, सी फॉर कैलकुलेटर, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड और सी फॉर कैलकुलेटर, ठीक है। इसका एनियक का निर्माण हुआ। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहली बार ये बिजली से चलाने वाला कंप्यूटर बनाया गया 1946 में, यानी कि हमारा देश अब भी आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया। वर्ष 1947, अब हमारे आज़ादी वाले वर्ष की बात है, जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। आज़ाद तो मुझे लगता है हम आज भी नहीं हैं, अपने आप से, अपने ही लोगों से आज़ाद नहीं है। तो बेल लेबोरेटरी, ठीक है, वर्ष 1947 में क्या होता है, बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ये नाम है बेल लेबोरेटरी, इसके द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। इसने कंप्यूटर में लगने वाले वैक्यूम ट्यूब को स्थापित किया। ये जो वर्ड तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये एनियक, यूनियक, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर इन चीज़ों को मतलब बहुत पूछा जाता है। जहाँ पर कंप्यूटर आए वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं, ये हो नहीं सकता। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, 1947 में किया गया, ठीक है, और ये बेल लेबोरेटरी के द्वारा। फिर आता है वर्ष 1951, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 1 साल बाद यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है, यूनिवैक की फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनिवर्सल, यूनी का मतलब हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल, यूनि का मतलब यहाँ पर दे रखा है ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। इसका निर्माण पूरा हुआ कब, 1951 में। इसे एकर्ट मैकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी कंपनी का नाम भी यहाँ पर दे रखा है। और ये पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। एनियक कंप्यूटर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, सर्वप्रथम बनाया गया। और पहला कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक फर्स्ट था। ये भी ध्यान रख लेना, जिसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग उस प्रेसिडेंट इलेक्शन परिणामों के पूर्व, ये उस नहीं है, सॉरी, ये यूएस है, क्या है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन परिणामों के पूर्वानुमान तथा जनगणना में किया गया था, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट का प्रथम जो प्रयोग है वो कब किया गया था, तो यूएस में प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे उनके पूर्व अनुमान लगाने के लिए। आजकल नहीं होता है, ये पोल आ जाती हैं, पोल आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं, हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे देखना कि जब पोल पहले ही आ जाते हैं कि भाई ये वाला जीतने वाला है, ये नेता यहाँ से जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, ऐसे होता है ना। तो पूर्व अनुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था यूनिवैक फर्स्ट का। और प्रथम बार जनगणना में, ठीक है, जनगणना यानी कि लोगों की गिनती करने के लिए, वर्ष 1950 के दशक में, 1950 के दशक की बात हो रही है, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास हुआ था। सिर्फ यही है इसका मतलब मेन पॉइंट। 1950 के अंदर इसी दशक में फोर्ट्रॉन भाषा का विकास हुआ, ठीक है। फोर्ट्रॉन एक भाषा है, सुना होगा इसका नाम। वर्ष 1958 की बात होती है यहाँ पर। जैक किल्वी का नाम होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। वैसे सारा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन या ये लाइन में से क्वेश्चन नहीं बन सकता, कहीं से भी बन सकता है। जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नॉइस, दोनों का नाम याद रख लेना, है ना, दोनों दोस्तों का। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। किसने किया, जैक किल्वी का ही नाम मोस्टली पूछा जाता है, यही नाम आता है, रॉबर्ट नॉइस का नाम ज़्यादातर आगे नहीं आता। तो इन दोनों ने मिलकर के इंटीग्रेटेड सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे आईसी के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टरों का समूह होता है। किसका समूह होता है, ट्रांजिस्टरों का समूह होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है और ट्रांजिस्टरों का समूह होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लगा लेना। और प्लीज़ अगर आपको मतलब लग रहा है कि हाँ वाकई में मैंने मेहनत की है, तो मेहनत तो आपको करनी है ही, बाकी मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 8, 9, 10 यूनिट पढ़ने में थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। बहुत ही लॉन्ग भी हैं और बहुत ही थोड़ी सी मतलब देखो थ्योरी ज़्यादा है इसके अंदर, तो पढ़ने के लिए खुशी होनी चाहिए अंदर मन में, जब भी कोई मेहनत करने का मन करता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक आने चाहिए उतने ही जितने बच्चे देख रहे हैं, ताकि मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, ठीक है।
आगे देखते हैं मैनुअल कैस्टले। मैनुअल कैस्टले नेटवर्क सोसाइटी का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैनुअल कैस्टले नेटवर्क सोसाइटी का प्रथम बार प्रयोग किया गया नेटवर्क सोसाइटी में प्रथम